इतिहास का एक ऐसा महान राजा जिसने पूरी दुनिया पर अपना कब्जा करने के लिए अपने सामने आने वाले हर इंसान को मौत के घाट उतार दिया। और जो भी इंसान या एम्पायर उसके सामने आया करते थे उनका कुछ ऐसा हाल हो गया। और यह इंसान इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसने अपने एनिमीज को काफी बेरहमी से जान से मारा और सभी लोग इससे थर थर कांपते थे। और यह सारा नजारा देखने के बाद वो ये कहता है कि फाइनली मैं एक महान और शक्तिशाली राजा बन चुका हूँ। लेकिन जब वह अपने सामने अपने आर्मर को देखता है तो उसे कुछ अजीब सा होना शुरू हो जाता है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? और उसे ऐसा लगता है कि उसे कोई बीमारी है। जिसके बाद वह अपने आप को एक पानी के अंदर पाता है जहाँ पर वह डूब रहा है और उसे ऐसा लगता है कि यह उसका अंत है। जिसके बाद उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और अब ये बंदा एक दूसरे वर्ल्ड के अंदर रीइंकार्नेटेड हो चुका है। और जैसे ही ये अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने दो अननोन बंदे खड़े हुए होते हैं और ये बंदा उसका डैड है और ये उसकी मॉम, यानी कि ये महान राजा एक छोटा सा बच्चा बन चुका है। अरे वाह, देखो हमारे घर में एक छोटा सा बेबी हुआ है। वैसे मैं तुम्हारा डैड हूँ और मेरा नाम है रेनोल्ड और ये है तुम्हारी माँ एलिस। और ये सारा कुछ देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और वो ये सोचता है कि मैंने इतिहास में इतनी सारी जंग जीती है, वो भी इसीलिए ताकि मैं एक बच्चे के रूप में दोबारा से रीइंकार्नेटेड हो सकूं। और अब यह दोनों अपने बच्चे को उठा लेते हैं और उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और इस बच्चे का नाम है आर्थर। और उसे यह सारा कुछ देखकर काफी अजीब फील हो रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद भी वह इन सारी चीजों को एंजॉय करता है। लेकिन उसे इस बॉडी के अंदर काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है और वो ये सोचता है मुझे कुछ भी करके इस बॉडी से बाहर निकलना होगा। और यह सोचते ही उसकी बॉडी निकल जाती है, पर उसकी माँ उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रही होती है। लेकिन तभी अचानक आर्थर कुछ ऐसा देखता है जिसको देखकर वह काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वह यह देखता है कि उसके डैड यानी कि रेनोल्ड मैजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं और यह मैजिक उनकी बॉडी से बाहर आ रहा है ताकि वह काफी आराम से खेती कर सकें। और वो अपने सामने एक काफी बड़ी चट्टान को बीच में से तोड़ देते हैं। लेकिन तभी एक छोटा सा पत्थर उनके सर पर आकर लगता है और तभी आर्थर यह नोटिस करता है कि उसकी मॉम के पास भी मैजिकल पावर्स हैं और वह अपनी हीलिंग पावर से अपने हस्बैंड को सही कर रही होती है। और यह देखकर आर्थर काफी चौंक जाता है और यह नया वर्ल्ड उसके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और वो भी इसके लिए फैसिनेट है। और कुछ टाइम के बाद आज हम ये देखते हैं कि रेनॉल्ड काफी बड़े बड़े मॉन्स्टर को बड़ी आराम से अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करके हरा रहे होते हैं और आर्थर ये सारा कुछ देख रहा होता है और साथ में इन सारी चीजों से नॉलेज भी गेन कर रहा होता है कि चलो आर्थर, तुम्हारे अब सोने का टाइम है। और तभी उसके डैड भी वहां पर आ जाते हैं और इस बच्चे को भी नींद आ जाती है। जिसके बाद वह अपने पास्ट को याद करता है कि वो अपनी पास्ट लाइफ में कभी भी चैन से सो नहीं पाया क्योंकि हर टाइम कोई ना कोई असैसिन उसे मारने के लिए तैयार रहा करता था। और फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहां पर आर्थर ने रेंगना शुरू कर दिया होता है और जैसे ही वह मिरर के सामने आता है तो वो ये देखता है कि यह मैं हूँ, लेकिन अब भी मैं इस बॉडी में कुछ ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ। और फिर दोबारा से इसके सोने का टाइम हो जाता है और एलिस इसे सुलाकर अपने काम में लग जाती है। लेकिन ये बच्चा काफी चालाक होता है जो कि अपने छोटे छोटे पैरों से लाइब्रेरी तक पहुंच जाता है और एक बुक को बाहर निकालकर वो ये कहता है कि नॉलेज ही पावर है और मुझे इस वर्ल्ड के बारे में ज्यादा नॉलेज गेन करनी होगी। और अब वो इस वर्ल्ड की ज्योग्राफी को चेक करता है और उसे ये पता चलता है कि इस वर्ल्ड के अंदर 3 तरह के किंगडम्स एग्जिट करते हैं और इसमें पहला है ड्वार्स, दूसरे एल्फ और तीसरा वो किंगडम जहाँ पर इंसान एग्जिट करते हैं। और अब वो एक और बुक को बाहर निकाल लेता है और यह बुक मैजिक की होती है। और इस वर्ल्ड में इतना टाइम बिताने के बाद आर्थर को ये बात तो रियलाइज हो जाती है कि वो जिस वर्ल्ड में एग्जिट करता है वो वर्ल्ड काफी अंडर डेवलप्ड है, लेकिन वह इस वर्ल्ड में एक चीज से काफी ज्यादा इंप्रेस है और वह है माना पावर जो कि ह्यूमंस के अंदर एग्जिट करती है जिससे वह मैजिकल स्पेल्स कास्ट कर सकते हैं। लेकिन इस माना को कंट्रोल करने की पावर हर किसी के पास नहीं होती और यह हर 100 इंसानों में से किसी एक के पास पाई जाती है। और इस वर्ल्ड में माना की पावर्स को बेसिकली 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहली है ऑगमेंटेशन और दूसरी है कंजूरिंग ऑगमेंटेशन। एक ऐसी स्किल है जिससे एक इंसान की बॉडी खुद ही एक आर्मर की तरह रिएक्ट करना शुरू कर देती है और उसकी बॉडी काफी स्ट्रांग हो जाती है। और दूसरी है कंजूरिंग जिसके अंदर कॉन्चुरर्स अपनी बॉडी से बाहर दूसरी चीजों पर अपने मैजिक का कंट्रोल कर सकते हैं। और अब आर्थर को यह सारी चीजें समझ आनी शुरू हो जाती हैं और वो ये समझ जाता है कि इस माना को एक ही चीज से कंट्रोल किया जा सकता है और वो है माना कोर। और यह माना कोर बॉडी का एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर बॉडी का सारा माना इकट्ठा होता है और जो भी बंदा इस कोर के ऊपर अपना कंट्रोल जमा लेता है वो काफी स्ट्रांग बन जाता है और उसकी मैजिकल पावर्स भी काफी स्ट्रांग होती हैं। लेकिन ये पूरा कॉन्सेप्ट आर्थर के लिए नया नहीं होता क्योंकि ऐसा ही कॉन्सेप्ट उसके पुराने वर्ल्ड में भी था जिसके ऊपर आर्थर ने मास्टरी की होती है। जिसके बाद वो ये सोचता है क्या मैं अपनी पास्ट लाइफ की नॉलेज को इस वर्ल्ड में इस्तेमाल कर सकता हूँ। जिसके बाद वो अपनी बॉडी का सारा माना एक जगह पर कंसंट्रेट करना शुरू कर देता है
और उसकी बॉडी ग्लो करनी शुरू हो जाती है। और जब वो ये सारा कुछ करने ही वाला होता है तभी उसकी मॉम यहाँ पर आ जाती है। अरे आर्थर बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे ऐसा लगता है कि तुमने दोबारा से पॉटी कर दिया है। अरे क्या यार, मैंने पॉटी नहीं की है। और ऐसे ही काफी लंबा टाइम गुजर जाता है और आर्थर भी काफी बड़ा हो चुका है। पर एलिस इस बात से काफी परेशान होती है कि आर्थर ने अभी तक एक बार भी स्माइल नहीं की है। जिसके बाद हम रेनॉल्ड को देखते हैं जो कि अपने बच्चे को तलवार चलानी सिखा रहा होता है और यहाँ तक कि उसका बच्चा सही से खड़ा होना भी नहीं सीखा है और यह उसे तलवार चलाना सिखा रहा है। और यह देखकर एलिस को काफी गुस्सा आ जाता है। यह तुम मेरे बच्चे के साथ क्या कर रहे हो? अरे यार मुझे माफ कर दो, मैं तो बस इसे तलवार चलानी सिखा रहा था। और अब उसकी मॉम उसे लेकर बाजार आ जाती है और आर्थर को भी यहाँ पर आना काफी ज्यादा पसंद होता है क्योंकि वह यहाँ पर अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर कर सकता है। और यहाँ पर घूमते हुए वो अलग अलग तरह के क्रिस्टल्स और वेपन्स को देखता है और यहाँ तक कि वो मैजिक शोज भी देखता है जो कि उसके लिए काफी कमाल के होते हैं। और जब ये दोनों वापस आ रहे होते हैं तो आर्थर काफी थक जाता है और उसकी मॉम उसे ये कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे दोबारा से सोने का टाइम हो चुका है। और आर्थर के लिए भी ये सारा कुछ एकदम नया होता है क्योंकि पुराने वर्ल्ड में उसे कभी भी ऐसा प्यार नहीं मिला। और फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि जब रेनॉल्ड अपनी पावर की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आर्थर भी ये सारा कुछ देख रहा होता है और वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो रहा होता है कि उसके डैड काफी ज्यादा पावरफुल है और वो अपने मैजिक से अपने सामने सारी चीजों को हिला देते हैं और अभी उसे ये सारा कुछ देखने में मजा आना शुरू होता है। तभी उसकी मॉम यहाँ पर आ जाती है कि चलो बेटा, तुम्हारे दोबारा से सोने का टाइम हो चुका है। अरे यार, फिर से सोना। और जब वह लाइब्रेरी के सामने से जा रहा होता है तो वह जिद करना शुरू कर देता है कि उसे यह बुक पढ़नी है, लेकिन उसकी मॉम उसे मना कर रही होती है। पर वह अपना मासूम चेहरा दिखाता है और उसकी मॉम मान जाती है, जिसके बाद वह जाकर इन बुक्स को पढ़ना शुरू कर देता है और दोबारा से कंसंट्रेट करने लगता है और अपनी बॉडी का सारा माना एक पॉइंट पर फोकस कर रहा होता है। उसकी बॉडी में जितने भी माना फ्रेगमेंट्स होते हैं वो सारे एक जगह पर कलेक्ट होने शुरू हो जाते हैं और इस बार वो अपने माना को कंट्रोल करने के काफी करीब होता है और उसे ऐसा लगता है कि इस बार वो ये कर लेगा। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और रेनॉल्ड एलिस को बचाने के लिए उसके ऊपर कूद जाता है, लेकिन इससे भी उसकी पीठ काफी जल जाती है और एलिस यह देखकर रोना शुरू कर देती है कि घर का एक हिस्सा उड़ चुका है और आर्थर अब भी घर के अंदर ही है। और जब यह दोनों अंदर जाकर देखते हैं तो ये दोनों ही काफी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उनका बेटा यानी कि आर्थर हवा में कल्टीवेट कर रहा होता है और उसकी बॉडी के सेंटर में एक ब्राइट लाइट ग्लो हो रही होती है। और ये सारा कुछ देखकर रेनॉल्ड समझ जाता है कि आर्थर ने इतनी छोटी उम्र में अपनी मानाकोर को कंट्रोल कर लिया है। जिसके बाद वो नीचे आ जाता है और रेनॉल्ड अपनी वाइफ से यह कहता है कि हमारा बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। और जब वो अपने मॉम डैड की तरफ जाना शुरू करता है तभी अचानक वुडन सीलिंग उसके ऊपर गिर जाती है और उसको ऐसा लगता है कि अब वह दोबारा से मरने वाला है। लेकिन तभी अचानक उसके डैड उसके सामने आ जाते हैं और वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके इस वुडन सीलिंग को रोक लेते हैं और अब उसकी मॉम आकर उसे उठा लेती है और जोर जोर से रोना शुरू कर देती है और उसके डैड भी काफी इमोशनल हो जाते हैं और आर्थर ये देखकर काफी शॉक हो जाता है क्योंकि ये इमोशंस उसके लिए काफी नए होते हैं और यहाँ तक कि अपनी पुरानी लाइफ में भी उसने ये इमोशंस फील नहीं किए होते। ये सारा कुछ मेरे लिए काफी नया है और मैंने कभी भी ये इमोशंस फील नहीं किए। जिसके बाद वह भी जोर जोर से रोना शुरू कर देता है और फिर हमें आर्थर का एक पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर वो किंग्रेथा और यहीं पर एक काफी बड़ी काउंसिल बैठी हुई होती है और उनके सामने एक बंदा खड़ा हुआ होता है जो कि किंग्रेथा से अपनी जान के लिए भीख मांग रहा होता है और इस बंदे ने किंग्रेथा को मारने की कोशिश की है और यहीं पास में उसकी फैमिली भी खड़ी होती है और वो किंग से कहता है कि प्लीज महाराज मुझे माफ कर दो और मेरी फैमिली को छोड़ दो, मुझसे काफी बड़ी गलती हो गई है। लेकिन काउंसिल ने ये पहले ही डिसाइड कर लिया था कि इस बंदे को वह एक काफी कड़ी सजा देने वाले हैं। जिसके बाद किंग्रेथा अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और तभी अचानक वह अपनी स्वॉर्ड से इसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। लेकिन ये बंदा अब भी जिंदा होता है और जैसे ही वह अपना सर उठाकर देखता है तो ये अटैक उसकी वाइफ और उसके बच्चे के ऊपर हुआ होता है और उन दोनों के सर धड़ से अलग हो जाते हैं। जिसके बाद काउंसिल के मेंबर्स ये बताते हैं कि ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छा है। अगर तुम्हारी फैमिली दोबारा से सिटी में जाती तो वहां पर सभी लोग इन्हें परेशान करते और अब इन्हें मुक्ति मिल चुकी है। लेकिन इस बंदे की आंखों में आंसू होते हैं और यहीं से हमारा सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहां पर आर्थर अपने डैड के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसके डैड उसे एक ग्लव देते हैं। लेकिन आर्थर इसे ना लेकर एक वुडन स्वॉर्ड को चूज करता है और उसके डैड के पास भी एक वुडन स्वॉर्ड होती है जिसके अंदर वह अपनी माना को डालना शुरू कर देते हैं और आर्थर भी ये सारा कुछ देख रहा होता है और वह भी कुछ ऐसे ही करने का ट्राई करता है और अब उसकी माना पावर उसकी स्वॉर्ड के अंदर जानी शुरू हो जाती है और जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं तो आर्थर की माना पावर काफी स्ट्रांग होती है जिससे उसके डैड की
वुडन स्वॉर्ड भी टूट जाती है और यह देखकर वह काफी चौंक जाते हैं और अब वह घर में आ जाते हैं और उसके डैड एलिस से ये बताते हैं कि हमारा बच्चा काफी खास है और हमें इसे ट्रेनिंग करने के लिए बाहर भेजना होगा और इसे एक टीचर की काफी जरूरत है ताकि ये आगे चलकर एक काफी स्ट्रांग मेज बन सके। एलिस ये सारी बातें सुनने के बाद पागल हो जाती है। तुम ये क्या बातें कर रहे हो? ये एक छोटा सा बच्चा है और तुम इसे ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजना चाहते हो। रेनॉल्ड उसे समझाने की काफी कोशिशें कर रहा होता है। अरे ये हमारे बच्चे के लिए अच्छा है, लेकिन वह उसे जोर से पकड़ लेती है क्योंकि माँ तो माँ होती है और वह अपने बच्चे को खुद से दूर नहीं देख सकती। और आर्थर ये सारा कुछ देखकर सोचता है कि ये दोनों तो सच में बेवकूफ हैं। क्यों ना मैं इन्हें एक तीसरा आइडिया दे दूं। सुनो मॉम और डैड, आप दोनों भी मेरे साथ चलो। और ये सुनने के बाद वो दोनों भी काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि सच में हमारा बच्चा तो काफी यूनिक है। और अब ये सारे जल्दी से तैयार हो जाते हैं और जैसे ही सारे बाहर आते हैं तो यहाँ पर पहले से ही एक पार्टी आई हुई होती है और इस पार्टी का नाम है ट्विन हॉर्न्स। और ये वही पार्टी है जिसके अंदर रेनाल्ड और एलिस पहले काम किया करते थे और इन सभी के बीच में एक काफी अच्छा बॉन्ड भी है। लेकिन आर्थर इन सभी से पहले मिल चुका है, लेकिन उस टाइम वो एक छोटा बच्चा था और अब वो इन सभी से काफी लंबे टाइम के बाद मिल रहा है। और ये सारे भी उसे देखकर काफी खुश हो रहे होते हैं क्योंकि आर्थर अब पहले से काफी बड़ा हो चुका है। जिसके बाद वह सबसे पहले एडम से मिलता है और फिर एंजेला उसे गले से लगा लेती है और यह आर्थर को काफी अजीब लग रहा होता है। अरे यार छोड़ दो मुझे। लेकिन तभी इस पार्टी का एक और मेंबर आकर उसको बचा लेता है और इस पार्टी के अंदर 2 और लड़कियां होती हैं जिनका नाम है जैस्मीन और हेलेन। और जिस बंदे ने आर्थर को एंजेला से बचाया होता है उसका नाम है डडन। तो चलो टाइम आ चुका है सिटी के लिए निकलने का। जिसके बाद ये सारे अपने अपने कैरेज के अंदर बैठकर यहाँ से सिटी के लिए निकल जाते हैं और इस तरफ आर्थर अपनी मॉम के साथ बैठा हुआ होता है और वो ये सोचता है कि इस वर्ल्ड के अंदर ट्रांसपोर्टेशन अभी काफी पीछे है और उसका जो पुराना वर्ल्ड था वो काफी ज्यादा एडवांस था। और अब ये सारे आगे आगे जाकर एक जगह पर बैठ जाते हैं और थोड़ा बहुत आराम करते हैं। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर काफी सारे वुल्फ आ जाते हैं जो कि इन सभी को देखकर इनके ऊपर गुर्रा रहे होते हैं और ये पूरी की पूरी ट्विन हाउस पार्टी अलर्ट हो जाती है और उनसे लड़ने के लिए भी तैयार हो जाती है। और अब ये सारे एक एक करके उन सारे वुल्फ को मारना शुरू कर देते हैं और वो इन सभी को मारने के लिए अपनी मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और ये सारा कुछ आर्थर भी देख रहा होता है और वो ये समझ जाता है कि एंजेला और डडन ये दोनों ही कंजूरिंग हैं और बाकी के 3 मेंबर्स वो ऑगमेंटर्स हैं। जिसके बाद ये सभी इन सारे वुल्फ को लपेट देते हैं और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सारी आग जलाकर बैठे हुए होते हैं और रेनोल्ड के हाथ में चोट लगी हुई होती है। और जैसे ही एलिस उसे हील करने के लिए उसके पास जा रही होती है पर हेलेन उसको रोक देती है कि अभी रुक जाओ। जिसके बाद ये सारे लोग अपने आसपास के एरिया को चेक करना शुरू कर देते हैं और जब उन्हें लगता है कि आसपास का एरिया बिल्कुल सही है तो वो ये कहते हैं कि अब तुम कर सकती हो। और जब एलिस रेनोल्ड को हील कर रही होती है तो आर्थर भी ये देखकर समझ जाता है कि उसकी मॉम एक स्पेशल तरह की इमेज है और उनके पास जो पावर्स हैं वो काफी रेयर होती हैं और ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि उनके पीछे हैं और उन्हें टारगेट कर रहे हैं। इसीलिए वो अपने हस्बैंड के साथ एक छोटे से घर में रहती है। जिसके बाद यह सारे आराम से खाना पीना खत्म कर देते हैं और सोने के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन तभी एडम रेनोल्ड से कहता है, अरे सुनो यार, अगर तुम्हें कोई टेंशन ना हो तो क्या मैं थोड़ी देर आर्थर के साथ ट्रेनिंग कर सकता हूँ। जिसके बाद अगले सीन में हमें यह दिखाया जाता है कि आर्थर और एडम के बीच में एक प्रैक्टिस मैच होने वाला है जहाँ पर एडम अपने वेपन को तैयार कर लेता है और उसके अंदर माना भर रहा होता है और इस तरफ आर्थर ने भी अपनी वुडन स्वर्ड निकाल ली होती है और वह भी उसके अंदर माना को कंसंट्रेट कर रहा होता है और यहाँ तक कि उसके पैरों में भी माना आ जाता है। जिसके बाद वह फुल स्पीड से भागना शुरू कर देता है और ये देखकर एडम भी काफी शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद वो एडम के पीछे आ जाता है और जैसे ही आर्थर उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है तो एडम इस अटैक को रोक लेता है। लेकिन आर्थर की बॉडी काफी छोटी होती है तो वो इस अटैक को झेल नहीं पाता और आसमान में उड़ जाता है। लेकिन तभी एंजेला अपने मैजिक को कास्ट करती है और आर्थर को बचा लेती है। जिसके बाद ये सारे के सारे बंदे एडम के ऊपर गुस्सा होना शुरू हो जाते हैं। अभी वो एक गनचक्कर, वो एक छोटा सा बच्चा है और तुम उसके ऊपर इतने हार्श कैसे हो सकते हो एडम। ये कहता है, बच्चा वो बच्चा नहीं है, वो एक बीस्ट है। पावर देखिए उसकी कितनी ज्यादा है। और अब जैसमीन उसके पास आ जाती है, क्या तुम मुझे ये सिखा सकते हो कि तुमने ये कैसे किया। और फिर ये सारे दोबारा से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन ये जर्नी काफी बड़ी होती है तो आर्थर बीच बीच में अपने डैड के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है और साथ में एडम और उसकी टीम के साथ भी। और उसने हेलन के साथ बो और एरो की टेक्निक को भी सीख लिया होता है और वो जैस्मीन को भी तेज भागना सिखा देता है और जैस्मीन उसको थैंक यू बोलती है। और फिर यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है और जिस दिन आर्थर का बर्थडे होता है उस दिन जैसमीन उसे एक डैगर देती है जो कि उसका खुद का वेपन होता है। और यह देखकर सारे लोग खुश हो रहे होते हैं और ये सारे यही सोच रहे होते हैं कि जैसमीन काफी इंट्रोवर्ट है लेकिन इसके बावजूद भी वह आर्थर के साथ काफी
घुल मिल गई है और अब यह सारे दोबारा से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। और जब ये सारे आगे जा रहे होते हैं तभी अचानक इनके ऊपर काफी सारे तीरों से अटैक होता है और यह देखकर वह समझ जाते हैं कि उन्हें चारों तरफ से लुटेरों ने घेर लिया है। और यहाँ पर यह लुटेरे एक दो नहीं बल्कि काफी ज्यादा होते हैं और अब ये सारे के सारे लुटेरे उनके ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देते हैं और ट्विन होके सारे मेंबर उनका डटकर सामना कर रहे होते हैं। और आर्थर भी ये सारा कुछ नोटिस कर रहा होता है कि ये ट्विन हाउस के मेंबर्स ताकत के मामले में उनसे काफी स्ट्रांग है, लेकिन वो ये बात सोचकर काफी डर रहा होता है कि ये लुटेरे काफी ज्यादा हैं। और तभी अचानक रेनोल्ड के ऊपर एक जोरदार अटैक होता है और वह काफी घायल हो जाता है। और यह देखकर आर्थर और एलिस कार्ड से बाहर आ जाते हैं और वह दोनों काफी परेशान होते हैं। और यह अटैक करने वाला इन लुटेरों का सरदार होता है। रेनोल्ड एलिस से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और इन लोगों को तुम्हारी पावर के बारे में पता नहीं लगना चाहिए। आर्थर अपनी मॉम को बचाओ, लेकिन आर्थर यहाँ से जाने से मना कर देता है कि मेरे पास भी स्ट्रेंथ है और मैं भी आपके साथ लड़ना चाहता हूँ। सुनो बेटा, तुम्हारे पास जो पावर्स हैं उनका इस्तेमाल अपनी माँ को बचाने के लिए करो। और जैसे उसके डैड ये बताते हैं कि उसकी मॉम के पेट में एक छोटा सा बेबी है, तो ये सुनने के बाद आर्थर काफी शॉक्ड हो जाता है और वह अपनी मॉम को लेकर यहाँ से भागना शुरू कर देता है। रेनोल्ड अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके इस चीफ के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, तो इससे अब कुछ भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी रेनोल्ड अपना 100% दे रहा होता है ताकि वह इन सभी को हरा सके। और जैसे ही कुछ गुंडे आर्थर और उसकी मॉम को पकड़ने के लिए जाते हैं तभी ट्विन हॉर्न्स के कुछ मेंबर्स उनके सामने आ जाते हैं और उनको रोक लेते हैं। और इस तरफ आर्थर भागते हुए अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोच रहा होता है कि मैंने अपनी पास्ट लाइफ में काफी सारे लोगों की जान ली है, लेकिन आज मैं भाग रहा हूँ ताकि कोई मुझे और मेरी मॉम को बचा ले। और जब वह उन्हें लेकर भाग रहा होता है तभी यहाँ पर एक मेज आ जाता है जो कि ऊपर से उन्हें देख लेता है और अब वह उन दोनों पर अटैक करने के लिए एक काफी खतरनाक मैजिक को कास्ट करता है। और ये चीज आर्थर भी देख लेता है और वह अपनी मॉम को आगे धक्का दे देता है, जिससे ये पूरा का पूरा अटैक आर्थर के ऊपर लग जाता है और उसकी ये बॉडी इस अटैक को झेलने के लिए काफी छोटी होती है, तो वह ऊपर क्लिप से नीचे गिर जाता है। अगर मैं ऐसे ही मरने वाला हूँ तो मैं तुम्हें भी जॉन से मार दूंगा। और यह बोलने के बाद वह अपनी जेब से वही डैगर निकालता जो कि जैसमीन ने उसे दिया था। और जैसे ही वह इस डैगर को ऊपर फेंक कर मारता है तो इसके अंदर एक स्ट्रिंग भी बंधी हुई होती है जो कि जाकर उस मेज के पैर में फंस जाती है और वह भी नीचे गिर जाता है। और आर्थर को नीचे गिरता हुआ देख एंजेला और डडन अपने मैजिक को कास्ट करते हैं, लेकिन उनका मैजिक आर्थर को छू भी नहीं पाता। और यह देखकर एलिस जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है और आर्थर को भी ऐसा लगता है कि यह उसकी लाइफ का एंड है और यहाँ पर वह कुछ भी नहीं कर सकता। और यहाँ पर उसे पहली बार ये बात रियलाइज होती है कि किसी अपने को खोने का दुख कैसा होता है। और जब वह अपनी माँ की आंखों में आंसू देखता है तो वह ये सोचता है कि काश मैं एक बड़ा भाई बन पाता। और इसी के साथ वह नीचे गिर जाता है और जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो ये नोटिस करता है कि वो एक काफी घने जंगल में है और वो ये कहता है कि आखिरकार मैं कहाँ पर हूँ। और तभी अचानक ये पूरी की पूरी धरती हिलनी शुरू हो जाती है और उसके सामने एक काफी खतरनाक और जॉइंट बीस्ट आ जाता है और वो ये कहता है कि कैसे हो ऑन अर्थर। और फिर हमें एक बच्चे और लड़की की छोटी सी कन्वर्सेशन दिखाई जाती है और इस तरफ प्रेजेंट में आर्थर इस बड़े से मॉन्स्टर के सामने बैठा हुआ होता है जो कि काफी बड़ा और खतरनाक लग रहा होता है। और आर्थर उसे देखकर ये सोचता है कि यह क्या चीज है और यह यहाँ पर क्या कर रहा है। और अब उसके दिमाग में न जाने कितने सवाल उठ रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे जाता है। लेकिन यह मॉन्स्टर उसे एक ही उंगली से नीचे गिरा देता है। तुम यहाँ पर घबराओ मत, और वैसे भी मैं यहाँ पर तुम्हें हर्ट करने के लिए नहीं आया हूँ। और ये सुनने के बाद वो काफी शॉक्ड हो जाता है, जिसके बाद ये जॉइंट मॉन्स्टर एक ट्री के पास जाता है जिस पर काफी सारे फल लगे हुए होते हैं। तुम काफी थक गए होंगे तो तुम ये फल खा सकते हो। और तभी अचानक से वो रोना शुरू कर देता है। वैसे ये फल तुम्हें खाने ही होंगे, अगर तुमने ये नहीं खाए तो मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। और अब वो फल खाते खाते पहला सवाल ये पूछता है कि मेरे पेरेंट्स कहाँ पर हैं, क्या वे अब भी जिंदा है। मैं यहाँ से ज्यादा दूर मूव नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स एकदम सेफ हैं और वह यहाँ से आगे मूव कर चुके हैं। और यह सुनने के बाद आर्थर काफी खुश हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू भी होते हैं क्योंकि उसकी फैमिली अब भी जिंदा है और एकदम सेफ है। जिसके बाद ये बड़ा सा बीस्ट अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और हमें पता चलता है कि ये बीस्ट एक फीमेल है। तुम घबराओ मत, वैसे मेरा नाम सिल्विया है, यानी कि अब तक हम जिसे एक आदमी समझ रहे थे वह एक औरत है। और अब आर्थर ऐसे ही सिल्विया के साथ रहना शुरू कर देता है और वो यहाँ पर काफी मस्ती करता है और धीरे धीरे उसके सारे के सारे घाव भी भरने शुरू हो जाते हैं और वो एकदम चंगा भला हो जाता है। लेकिन अब वो अपने पेरेंट्स से मिलना चाहता है और यही बात वो सिल्विया से कहता है, पर सिल्विया उसको मना कर देती है कि बाहर काफी खतरा है और तुम अभी यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। और अब वो आर्थर को ये बताती है कि मैं एक डायमेंशनल रिफ्ट को तैयार करने वाली हूँ, लेकिन इसमें मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। और भाई ये सुनने के बाद आर्थर एक स्टिक को उठाकर प्रैक्टिस करने में लग जाता है। अरे वाह, तुम तो काफी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो और एक बच्चे के लिए अपनी बॉडी को मूव करना भी काफी जरूरी है। और जैसे जैसे आर्थर का टाइम यहाँ पर बीतता जाता है तो उसका परसेप्शन सिल्विया के बारे में बिल्कुल चेंज हो जाता है। यानी कि जहाँ पर आर्थर पहले इस बड़े से बीस्ट से डरता था, वहीं
अब इन दोनों के बीच में एक काफी अच्छा बॉन्ड एस्टेब्लिश हो चुका है। लेकिन आर्थर के मन में अब भी एक सवाल होता है कि सिल्विया ने उसे अपने बारे में ज्यादा नहीं बताया और उसे ऐसा लगता है कि ये किसी बात को लेकर अंदर ही अंदर सफर कर रही है। और अब आर्थर ये सारा कुछ छोड़कर मेडिटेशन करने के लिए बैठ जाता है और वह अपने माना कोर को भी एक्टिवेट कर लेता है। अरे वाह, तुम्हारा माना कोर इतनी छोटी एज में ही एक्टिवेट है, तो मेरे ख्याल से तुम इस चीज के लिए तैयार हो। और ये बोलने के बाद सिल्विया एक मैजिक को कास्ट करती है और ये देखकर वो काफी शॉक्ड हो जाता है। क्या तुम ये जानते हो कि मैं क्या कर रही हूँ? मैं अपने माना को कलेक्ट कर रही हूँ। और हाँ, ये बात सच है कि इंसानों के लिए ये चीज करना काफी मुश्किल है, लेकिन हम लोग जो एक इंसान नहीं है वह यह कर सकते हैं, वह भी काफी आराम से। और वैसे हमें माना बीस्ट कहा जाता है। क्या तुम्हें भी ये एबिलिटी चाहिए? और आर्थर इसके लिए मान जाता है कि हाँ, मुझे ये एबिलिटी चाहिए और मुझे काफी स्ट्रांग बनना है। लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे एक सवाल करना है, तो चलो मेरे इस सवाल का जवाब दो। अगर तुम पावरफुल बन गए तो तुम इस ताकत का क्या करोगे? और यह सुनने के बाद आर्थर उन सारी बातों को याद करता है जो कि उसके साथ हुई है, और वो ये कहता है, मैं उन सारे लोगों को खत्म कर दूंगा जो कि उन्हें परेशान करेंगे, जिनसे मैं प्यार करता हूँ। और यह सुनते ही सिल्विया उसे नीचे गिरा देती है। तुम्हारे लिए यह सारी चीजें काफी आसान है ना? और अब वो उसके सामने दो ऑप्शंस रखती है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें अच्छी तरह से तैयार कर सकती, या फिर मैं तुम्हें जान से भी मार सकती हूँ। और वो पहले वाले ऑप्शन को चूज करता है। और अब सिल्विया उसे सारी बातें समझा रही होती है, और आर्थर को भी ऐसा लगता है कि सिल्विया उसके पास्ट के बारे में काफी कुछ जानती है। जिसके बाद सिल्विया उसे दोबारा से ये पूछती है कि मैं तुमसे ये बात दोबारा पूछ रही हूँ कि अगर तुम्हारे पास काफी ज्यादा पावर आ जाए तो तुम उसका क्या करोगे? मैं उन सभी को बचाऊंगा जो कि मुझसे प्यार करते हैं। और फिर यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है और हमें एक और माना बीस्ट को दिखाया जाता है जिसने कि एक ड्रैगन को मार दिया होता है। और वो ये कहता है कि सिल्विया, मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगा। और इसके बाद हम आर्थर के पास्ट में आ जाते हैं, जब वो एक ऑफिस के अंदर जाता है और अपनी फोटो देखकर ये कहता है कि इस वर्ल्ड के अंदर किंग के पास कोई भी पावर्स नहीं है और सारी की सारी असली पावर्स पार्लियामेंट के पास है। मैं तो बस एक टूल हूँ डिस्ट्रक्शन करने के लिए। अरे नहीं नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। आपने हमारे किंगडम के लिए काफी कुछ किया है, वैसे आप यहाँ पर क्यों आए हो? और किंग रेथ उसकी बातों का जवाब नहीं देता और यहाँ से चला जाता है। और इस तरफ आर्थर ने अपनी मैजिक को कास्ट कर लिया होता है और वह उसके साथ अपने माना को भी अटैच कर लेता है। लेकिन वो ये करते हुए अपनी प्रीवियस लाइफ के बारे में सोचता है, जहां पर वो अपनी सारी की सारी मैजिकल की को किसी एक एरिया में फोकस करके उससे अपने एनिमी को एक ही झटके में खत्म कर दिया करता था। और अब भी वो इन पुरानी बातों को याद करता हुआ इस न्यू एबिलिटी को भी अनलॉक कर लेता है। और उसको देखकर ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी में एक यूनिक तरह से माना फ्लो कर रहा है। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि सिल्विया उसे पत्थरों के नीचे दबा देती है और उससे मना करती है कि तुम यहाँ से बाहर मत आना। और तभी यहाँ पर वही दूसरा माना बीस्ट भी आ जाता है, चलो सिल्विया मेरे साथ। और ये देखकर सिल्विया काफी शॉक्ड हो जाती है और वह इस बात के लिए भी काफी शॉक्ड थी कि वह यहाँ से जाना नहीं चाहती। जिसके बाद यह माना बीस्ट अचानक से ही सिल्विया के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे सिल्विया इंजर्ड हो जाती है। और अब वो अपने आप को एक दूसरे माना बीस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देती है। और यह देखकर वो दूसरा माना बीस्ट ये कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, इससे तुम्हारी मौत निश्चित है। लेकिन सिल्विया को इन सारी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वह इस माना बीस्ट के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक कर देती है, जिससे वह पीछे गिर जाता है और वह भी अपना अटैक करके यहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन तभी अचानक वह दोबारा से सामने आता है और सिल्विया के ऊपर एक और खतरनाक अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी सिल्विया सारे के सारे टाइम को फ्रीज कर देती है। सुनो आर्थर, अब तुम बाहर आ सकते हो। और जैसे ही आर्थर बाहर आता है तो वो ये सारा कुछ देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। और जब वो इस माना बीस्ट को देखता है तो वो ये कहता है, क्या तुम एक ड्रैगन हो? हाँ, मैं एक ड्रैगन हूँ। और अब वो एक पोर्टल कास्ट करना शुरू कर देती है और वो ये कहती है कि ये तुम्हें एक सेफ एरिया में छोड़ देगा और मैंने तुम्हें काफी सारी सर्वाइवल स्किल्स सिखाई है जो कि तुम्हारे काम आएंगे। वैसे तुम जानते हो ना कि तुम इन पावर्स के साथ क्या करने वाले हो। और आर्थर काफी इमोशनल हो जाता है और वो ये कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से जाने से पहले दो चीजें और देना चाहती हूँ। और तभी अचानक यहाँ पर एक क्रिस्टल आ जाता है और साथ में एक फेदर भी। तुम इसे इस फेदर से रैप करके रखना। और जब वो आर्थर के पास आती है तो उसकी बॉडी पर भी वही निशान आ जाता है जो कि सिल्विया की बॉडी पर होता है। तो चलो, अब टाइम आ चुका है गुड बाय कहने का। वैसे क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें पहले दिन ही तुम्हारे घर भेज सकती थी, लेकिन तुम्हें टाइम आने पर सारा कुछ पता चल जाएगा। आर्थर ये सारी बातें सुनने के बाद काफी इमोशनल हो जाता है और वो ये कहता है, क्या मेरे पास कोई ऐसी एबिलिटी नहीं है जिससे मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं या तुम्हारी रक्षा कर सकूं? पर सिल्विया उसको मना कर देती है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है और तुम इसकी चिंता मत करो। और वो ये कहता है कि भले ही लोग आपको मॉन्स्टर कहते हो या फिर एक ड्रैगन, लेकिन आप मेरे लिए एक फैमिली हो और आप मेरी ग्रैंड मान। और ये सुनने के बाद सिल्विया काफी इमोशनल हो जाती है और वो ये कहती है, क्या तुम फिर से मुझे एक बार ये कह सकते हो? और वो ये कहता है
कि हाँ, आप मेरी ग्रैंडमदर हो। और अब वो और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और इन दोनों की बातें ऐसे ही चलती रहती हैं। और सिल्विया उससे ये कहती है कि चलो अब जाने का टाइम आ चुका है। और आर्थर भी इस क्रिस्टल को फेदर के अंदर रोल अप कर लेता है। और जब वह इस पोर्टल में जाता है तो वह दोबारा से पीछे मुड़कर देखता है ताकि वह सिल्विया को भी अपने साथ ले जा सके। लेकिन अब काफी देर हो चुकी होती है और आर्थर के जाते ही यह टाइम दोबारा से रिज्यूम हो जाता है और यह अटैक आकर सीधा सिल्विया को लगता है, जिससे वह नीचे गिर जाती है और काफी घायल हो जाती है। और जब यह माना बीस्ट उसकी तरफ बढ़ रहा होता है तो सिल्विया भी उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करती है, जिसके अंदर वह अपनी सारी एनर्जी झोंक देती है, जिससे यहाँ पर एक काफी खतरनाक और बड़ा ब्लास्ट होता है। और फिर हम आर्थर को देखते हैं जो एक अलग ही डायमेंशन में होता है। और तभी उसे सिल्विया की आवाज आती है जो ये कहती है, आर्थर, इस दुनिया में काफी नफरत और गुस्सा भरा पड़ा है, लेकिन तुम्हें इसे अपनी स्माइल से चेंज करना है। और मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है कि तुम यह कर सकते हो। भले ही तुम यह एक दिन में ना कर पाओ, लेकिन धीरे धीरे तुम ये कर लोगे। और मैं यह भी जानती हूँ कि तुम अपनी प्रीवियस लाइफ में एक काफी पावरफुल किंग थे, लेकिन अब सारा कुछ बदल चुका है। तो तुम अपने दिल में कोई भी हेट्रेट मत रखना और इस बार कोशिश करना कि तुम्हें बस लोगों की ब्लेसिंग्स मिले। किंग ग्रे और आर्थर ये सारा कुछ सुनने के बाद काफी शॉक्ड हो जाता है कि सिल्विया उसकी पास्ट लाइफ के बारे में इतना कुछ कैसे जानती है। और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि जैसे ही आर्थर की आंख खुलती है तो वह एक जंगल में होता है, लेकिन अब भी वह सिल्विया के बारे में सोचकर काफी इमोशनल हो रहा होता है। और तभी अचानक उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और वह एक पेड़ के ऊपर चला जाता है और उस तरफ नोटिस करता है कि वहां पर कौन है। और अब वो उस तरफ जाना शुरू करता है और जैसे ही वह वहां पहुंचता है तो वह यह देखता है कि यहाँ पर काफी सारे लुटेरों ने एक बच्ची को घेरा हुआ है। और ये छोटी सी बच्ची एक एल्फ होती है और यह सारे लुटेरे उसे बेचने का प्लान कर रहे होते हैं। इसे बेचकर हम काफी मोटा पैसा कमा सकते हैं। और आर्थर भी यह सारा कुछ खड़ा हुआ ऊपर से देख रहा होता है, जिसके बाद वो अपने पास्ट को याद करता है कि उसकी फैमिली के ऊपर भी लुटेरों ने ही अटैक किया था। और अब वो सिल्विया की बातों को याद करता है कि शायद सिल्विया ने मुझे इसीलिए पावर्स दी हैं ताकि मैं सभी की हेल्प कर सकूं। और अब ये लुटेरे उस छोटी सी बच्ची को गार्ड के अंदर डाल देते हैं और आगे बढ़ना शुरू करते हैं। और इस तरफ आर्थर भी उनका पीछा कर रहा होता है। और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहां पर ये सारे लुटेरे आराम से बैठकर रेस्ट कर रहे होते हैं। और आर्थर भी ये सोचता है कि मेरे पास यही मौका है और मुझे कुछ करना होगा वरना काफी देर हो जाएगी। लेकिन इसके बाद भी वह एक राइट टाइम का इंतजार करता है और इंतजार करते करते रात हो जाती है। और तभी अचानक आर्थर ये नोटिस करता है कि जंगल के व्हाइट हॉर्न्स को मैजिकल बेल्ट के द्वारा पैड किया गया होता है। और वो ये सोचता है कि मेरे पास यही मौका है, जिसके बाद वह कुछ पत्थर उठाकर उनकी तरफ फेंक कर मारता है, जिससे वह सारे काफी गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाना शुरू कर देते हैं, तुम सारे चुप रहो और अपना मुंह बंद रखो। और आर्थर भी इसी मौके का इंतजार कर रहा होता है, जिसके बाद वो अपने हाथ में मानव को कंसंट्रेट करता है और इस लुटेरे के ऊपर एक जोरदार स्लैश करता है और यह एक ही अटैक में मारा जाता है। उसका दूसरा साथी उसको ढूंढते हुए यहाँ पर आता है, लेकिन अब तक आर्थर ने उस बंदे की जेब से एक नाइफ निकाल लिया होता है और वो इस बंदे का भी सर धड़ से अलग कर देता है। और यह सारी आवाजें सुनने के बाद ही यहाँ पर एक और बंदा आ जाता है, लेकिन आर्थर इस छोटे से चाकू से ही उसके पैर पर एक जोरदार कट मारता है, जिससे वह चिल्लाना शुरू कर देता है, तुम सारे चौकन्ने हो जाओ। ये छोटा सा बच्चा एक मेज है और ये सुनने के बाद वो चौथा लुटेरा नीचे उतर जाता है और वो ये कहता है, अरे यार क्या दिन आ गए, अब मुझे एक छोटे से बच्चे से लड़ना होगा। और आर्थर भी उससे लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाता है और ये बंदा कहता है, अगर तुम एक मेज हो तो तुम इस एल्फ से भी काफी महंगे बिकने वाले हो, तो चलो सबसे पहले मैं तुम्हें पकड़ता हूँ। और ये बोलने के बाद वह अपने मैजिक को कास्ट करना शुरू कर देता है, जिसके बाद वह आर्थर के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, पर आर्थर उसको डच कर लेता है और अब वह अपने चाकू से इस बंदे के ऊपर अटैक करता है, लेकिन यह बंदा काफी आराम से बच जाता है। और अब आर्थर उसे मारने के लिए अपने डैगर का इस्तेमाल करता है, लेकिन यह बंदा उसके डैगर को बड़ी आराम से पकड़ लेता है और आर्थर की एक जोरदार लात मारता है, जिससे वह इंजर्ड हो जाता है। और अब यह बंदा उसे पैरों से पकड़ लेता है और ये कहता है कि अब तुम मरने वाले हो, लेकिन तभी आर्थर अपने मैजिक का इस्तेमाल करके इस बंदे को भून देता है और अब वह दोबारा से इसके ऊपर डैगर फेंक कर मारता है और ये डैगर जाकर सीधा इसके माथे में घुस जाता है और ये बंदा यहीं पर मर जाता है। और अब वो तीसरे बंदे के पास दोबारा से जाता है और उसे भी जान से मार देता है। और इसी बीच ये एल्फ भी जाग जाती है और आर्थर जाकर उसको रेस्क्यू कर लेता है, लेकिन वो उसे देखकर शुरू में काफी डर रही होती है और वो ये कहती है कि तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी और वो लोग कहाँ पर हैं जो कि मुझे लेकर यहाँ से जा रहे थे। और आर्थर उसे ये बताता है, अरे यार तुम वो सब छोड़ो, वो यहाँ से जा चुके हैं, उन सभी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है और ये लो तुम्हारा सामान और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ये सुनने के बाद
वो एल्फ काफी शॉक्ड हो जाती है। वो ये कहती है कि तुम मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हो। और इसकी बातों से एक बात तो साफ हो जाती है कि यह जंगल में काफी डर रही है। और वो ये बताती है कि मैं ये सारा कुछ नहीं जानती, मैं तो बस कुछ bugs का पीछा कर रही थी और मैं जंगल में खो गई। और अब ये सारी बातें सुनने के बाद आर्थर थोड़ा बहुत सोचता है और वो ये कहता है, अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। और ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो ये कहती है कि जाने से पहले हमें इन वाइल्ड हॉर्न्स को फ्री कर देना चाहिए। आर्थर कहता है कि फ्री होने के बाद ये हमारे ऊपर भी अटैक कर सकते हैं, लेकिन यह उसकी एक भी बात नहीं सुनती और वह इन सभी को फ्री कर देती है, जिसके बाद यह सारे के सारे वाइल्ड हॉर्न्स जंगल की तरफ भाग जाते हैं। और फिर अगले सीन में हम ये देखते हैं कि ये दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे हुए होते हैं जहां पर आर्थर खाना बना रहा होता है। और वो ये पूछता है कि वैसे मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। और अब ये एल्फ अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और वह ये बताती है कि मेरा नाम है टेसिया। और इस तरफ आर्थर भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा होता है और वो ये कहता है कि चलो जल्दी से ये खाना खा लो, पर टेसिया मना कर रही होती है, तुम्हें ये खाना खाना ही पड़ेगा क्योंकि हमें काफी ज्यादा एनर्जी चाहिए और हमें काफी लंबा डिस्टेंस तय करना है। और ये बोलने के बाद वह सिल्विया की बातों को भी याद करता है कि वह भी आर्थर की ऐसे ही केयर किया करती थी। और यहाँ तक कि वो अपनी फैमिली को भी याद करता है कि वह सारे भी एक साथ बैठकर खाना खाया करते थे। और टेसिया उसे ये पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अच्छा, मैं भी अपने पेरेंट्स से खो गया हूँ। ओह अच्छा, तुम भी खो गए हो। जिसके बाद ये दोनों अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और आर्थर उससे एलेनोर के बारे में पता करता है और टेसिया ये बताती है कि वह जगह काफी सुंदर है और तुम्हें भी वह जगह बहुत पसंद आएगी। और अब ये दोनों ऐसे ही आगे बढ़ रहे होते हैं, पर इस जगह का कोई भी अता पता नहीं होता। और जाते हुए टेसिया ये बताती है कि मेरा माना कोर भी एक्टिवेट होने वाला है, जिसके बाद मैं प्रैक्टिस करने के लिए अपने टीचर के पास चली जाऊंगी। और यह दोनों ऐसे ही बातें करते हुए आगे जा रहे होते हैं, लेकिन तभी आर्थर ये नोटिस करता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। और ऐसे ही रात हो जाती है और ये दोनों एक टेंट लगा लेते हैं। और आर्थर उससे कहता है कि एक काम करो, तुम अंदर सो जाओ और मैं बाहर खड़ा होकर पहरा दूंगा। और टेसिया उसे ये कहती है कि तुम भी अंदर आ सकते हो, क्योंकि अगर तुम बाहर खड़े रहोगे तो हो सकता है कि बीस्ट तुम्हें पहचान ले और तुम्हारे ऊपर अटैक कर दे, तो तुम सेफ्टी के लिए अंदर आ सकते हो। पर आर्थर उससे ये कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम अंदर अकेले डर रही हो, क्या तुम्हें भूतों से डर लगता है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम अंदर आकर गार्ड कर सकते हो। लेकिन वह आर्थर को एक चीज के लिए मना कर रही होती है कि तुम्हें अंदर आने के बाद मुझसे दूर रहना है, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि जिस किंगडम में इंसान रहते हैं वो काफी ज्यादा परवर्ट होता है और उनकी काफी सारी वाइफ्स होती हैं। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तुम्हें ये किसने बताया। और वैसे परवर्ट कहीं भी हो सकते हैं, चाहे वह एल्फ किंगडम क्यों ना हो। और अब ये सारी बातें करने के बाद टेसिया आराम से सो जाती है और आर्थर उसे देखकर ये सोचता है कि एक छोटी बहन होना कैसा होता है, जिसके बाद वह भी सो जाता है। और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि ये दोनों अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर रहे होते हैं और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है वो भी धीरे धीरे काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और जब ये दोनों आगे जा रहे होते हैं तभी अचानक आर्थर के माना कोर में काफी तेज दर्द होना शुरू हो जाता है और यह पेन काफी ज्यादा होता है और यहाँ तक कि आर्थर मूव भी नहीं कर पाता। और ये देखकर टेसिया उसके लिए मेडिसिनल हर्ब्स लेने के लिए जाती है और आर्थर एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ आराम कर रहा होता है, पर यह पेन काफी ज्यादा होता है और वह इस पेन को बर्दाश्त नहीं कर पाता। और तभी उसके सामने वही बीस्ट आ जाता है जिसको देखकर वो काफी चौंक जाता है। लेकिन तभी टेसिया यह देखती है कि इस बीस्ट के मुंह में एक मरा हुआ पिग होता है, जो कि वह इन दोनों के लिए लाया होता है। और वही पिग इन दोनों के सामने रखकर दोबारा से जंगल में चला जाता है। और यह देखकर टेसिया काफी खुश हो जाती है और वो ये कहती है कि देखो, इसने हमें रिवॉर्ड दिया जो कि हमने इसकी जान बचाई थी। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर ये दोनों ही बैठकर आराम से मीट को एंजॉय कर रहे होते हैं और टेसिया उसे कुछ मशरूम्स खाने के लिए देती है। लेकिन जैसे ही आर्थर उन्हें खाता है तो उसका पेट जवाब दे देता है। और अब यह दोनों दोबारा से टेंट में आ जाते हैं और टेसिया अपनी कहानियां सुना रही होती है। लेकिन आर्थर काफी थक गया था तो वह सो जाता है और फिर अगली सुबह इन दोनों की जर्नी दोबारा से शुरू हो जाती है। और आर्थर ये कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम काफी करीब हैं। और टेसिया भी इस बात को कंफर्म करती है और वो ये कहती है कि अब हम दोनों दोस्त बन चुके हैं, तो क्या मैं तुम्हें आर्ट कहकर बुला सकती हूँ। और वो ये कहता है, अरे हाँ, तुम जो चाहो मुझे वो बुला सकती हो। और तभी टीसी ये कहती है कि शायद मैंने वहां पर कुछ देखा। अरे हाँ, मैं भी काफी टाइम से बहुत कुछ देखता हुआ आ रहा हूँ, ये पेड़ पौधे, ये हरी घास। और तभी अचानक वह दोनों ये नोटिस करते हैं कि सामने एक पेड़ में एक पोर्टल खुला हुआ होता है और ये देखकर वो दोनों ही काफी शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी टेसिया भागकर आगे जाती है और वो आर्थर से कहती है कि चलो आर्थर आ जाओ। और अगले पल हम ये देखते हैं कि वह दोनों एलालीनियर लैंड के अंदर आ जाते हैं, जो कि एक एल्फ लैंड है। और अंदर आने के बाद आर्थर बेहोश हो जाता है और जैसे ही उसे होश आता है तो वो ये देखता है कि ये एल्फ लैंड काफी मॉडर्न और एडवांस है। और तभी अचानक यहाँ पर काफी सारे सोल्जर्स आ जाते हैं, जो कि आते ही आर्थर को पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर
अपनी स्वर्ड रख देते हैं और यह देखकर आर्थर काफी शॉक्ड हो जाता है और वह अपने आप को बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाता है और टेसिया उसके सामने खड़ी होती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करती और आर्थर को ऐसा लगता है कि उसने इसकी हेल्प करके काफी बड़ी गलती कर दी है जो कि उसे नहीं करनी चाहिए थी। तो बस अब देखना यह है कि इस एल्फलैंड में आर्थर के साथ आगे क्या होने वाला है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। और हाँ, राम कुमार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।